नमस्कार। सोशल साइंस ट्यूटोरियल्स पर आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जैसा कि आप जानते हैं, एनसीईआरटी सोशियोलॉजी की क्लास 12 की इंडियन सोशियोलॉजी बुक को हम इस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी 2 फुल चैप्टर और चैप्टर 3 के 2 पार्ट हमने डिस्कस किए हैं, जिनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आज हम चैप्टर 3 से पार्ट 3 करेंगे, जिसमें हम उपनिवेशवाद और जाति पर डिस्कस करेंगे। उपनिवेशवाद यानी कॉलोनियल टाइम, और कॉलोनियल टाइम में जाति व्यवस्था पर क्या प्रभाव आया, इसके मुख्य बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। उपनिवेशवाद या कॉलोनियल जो टाइम है उसे हम लगभग 19वीं शताब्दी के साथ प्रारंभ हुआ मान सकते हैं। 19वीं शताब्दी से तात्पर्य है कि 1800 से लेकर जो समय स्टार्ट होता है और भारत की आज़ादी तक यानी 1947 तक का जो समय है वो औपनिवेशिक काल कहलाता है। तो इस समय विशेष में सामाजिक संस्था के रूप में जाति में क्या परिवर्तन आए, इसको हम डिस्कस करेंगे। एक सामाजिक संस्था के रूप में जाति के वर्तमान स्वरूप को कहा जाता है कि ये औपनिवेशिक काल की ही देन है। यानी आज की हमारी जो समझ है, जिस तरह से हम जाति को समझते हैं, यह समझ अधिकतर उपनिवेशवाद के समय पर उपनिवेशवाद के राइटर्स का जो काम है, उस समय पे जितने सोशियोलॉजिस्ट ने कुछ काम किए या फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जो काम किए कास्ट और कास्ट से संबंधित, अधिकतर उन कामों को ही हम बेहतर तरीके से जानते हैं और उसी से हमारी कास्ट की एक समझ बनी है। दूसरा एक महत्वपूर्ण जो बिंदु है जिसे हमें ध्यान में रखना है कि क्या ब्रिटिशर्स बहुत जानबूझकर सोच समझकर कास्ट में जो परिवर्तन है उन्हें लाना चाहते थे, चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी किसी भी तरह के जो परिवर्तन है। तो ये बात भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि ब्रिटिशर्स ने यह सब कुछ जानबूझकर या सोच समझकर नहीं किया। क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने एक लंबे समय तक भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति यानी पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस ही अपनाई थी। वो ये मानते थे कि ब्रिटिशर्स का काम भारत के अंदर किसी तरीके का सामाजिक परिवर्तन या किसी तरीके की जो सोशल रिफॉर्म है वो लाने का नहीं है, और इंडियंस को खुद ही अपने जो मामले हैं, चाहे वो सामाजिक स्तर के मामले हैं, चाहे वो कल्चरल मामले हैं या फिर वो धर्म के मामले हैं, तो उन्हें ब्रिटिश सरकार को इससे कोई खास मतलब नहीं था और उन्होंने लंबे समय तक पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस अपनाई। लेकिन एक समय ऐसा आया जिस समय पे ब्रिटिशर्स को ये लगा कि वो देश पर, भारत देश पर एक लंबे समय तक राज करने वाले हैं। इसलिए प्रशासन की दृष्टि से यानी एडमिनिस्ट्रेशन की जो दृष्टि है, ब्रिटिश प्रशासकों ने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए भारत के अंदर किस तरीके से बहुत ही एफिशिएंट तरीके से वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते हैं, इसके लिए उन्होंने कोशिश की कि भारतीय समाज को समझा जाए, ताकि भारतीय समाज को समझ के उसे वो बेहतर और कुशलता पूर्वक यहाँ पर शासन कर पाए। इसीलिए उन्होंने जाति व्यवस्था की जो जटिलताएं हैं उनको समझने का प्रयत्न किया, और इन्हीं प्रयत्नों के अनुसार या उनके अंतर्गत उन्होंने जो विभिन्न जनजातियां हैं और जातियां हैं उनकी प्रथाओं को, उनके ट्रेडिशन को, उनके तौर तरीकों को समझने के लिए गहन सर्वेक्षण किए। यानी सर्वे किया कि किस तरह से भारत के अंदर जाति और प्रजातियों में डिफरेंट तरह के ट्रेडिशंस हैं, और बाद में उन्होंने इसके विषय में रिपोर्ट्स भी बनाई। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो ब्रिटिश प्रशासक इस काम में लगे हुए थे वो शौकिया तौर पर एंथ्रोपोलॉजी नृजातीय विज्ञानी भी थे, और उन्होंने ये जो सर्वेक्षण और अध्ययन कार्य हैं इन कार्यों में काफ़ी रुचि ली। तो बहुत डिटेल में उन्होंने इस तरह के जो रिपोर्ट्स हैं वो तैयार की।
अगर हम देखें कि जाति के विषय में सूचनाएं कब एकत्रित की, तो ब्रिटिश सरकार का सबसे महत्वपूर्ण जो प्रयत्न है वो जनगणना का प्रयत्न है। 1901 में हर्बर्ट रिजले ने जाति के सामाजिक अधिक्रम के बारे में जानकारी एकत्रित करने का प्रयास किया। यानी जिस समय पे 1901 में जनगणना की जा रही थी, उस जनगणना के अंदर एक और चीज ऐड की गई कि आप कौन सी जाति के हैं और उस जाति का सामाजिक अधिक्रम। अधिक्रम से पहले भी हमने डिस्कस किया था कि अधिक्रम का तात्पर्य होता है एक सोपान, कि कौन सी जाति किस जगह पर पाई जाती है दूसरी जाति के कंपैरिजन में। इस प्रकार किसी क्षेत्र में किस जाति को अन्य जातियों की तुलना में सामाजिक दृष्टि से कितना ऊंचा या कितना नीचा स्थान प्राप्त है, और ये पता लगाने का जो काम है वो 1901 में हुआ। ये क्वेश्चन कई बार एक नंबर का आता है कि भारत में जाति के लिए जो जनगणना है वो किस समय पर स्टार्ट की गई थी या किस समय पे पहली बार की गई थी। हालांकि जाति संबंधी जो आंकड़े हैं वो बहुत रेगुलर तरीके से नहीं इकट्ठे किए जाते, और आज के समय पर जो वर्तमान समय में हमारी जनगणना होती है उसमें जातिगत आंकड़े नहीं इकट्ठे किए जाते। इस प्रकार जब जातियों से संबंधित ये इंफॉर्मेशन इकट्ठी की गई कि कौन जाति किस जाति के कंपैरिजन में ऊंचे या नीचे स्थान पर है, तो जातियों की जो स्थिति है वो श्रेणी क्रम में निर्धारित कर दी गई। यानी एक फला जाति को अगर हमने मिडल जातियों में डाल दिया है तो उसके कंपैरिजन में हायर और लोअर का जो कंपैरिजन है उस कंपैरिजन में उसका एक स्थान निर्धारित हो गया। अब जब यह काम चल रहा था तो विभिन्न जातियों के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने जो जनगणना आयुक्त है उसके पास जाकर अपनी जाति को अधिक ऊंचा स्थान देने की मांग की और अपने दावों के समर्थन में अनेक ऐतिहासिक और धर्मशास्त्रीय प्रमाण भी प्रस्तुत किए। तो यानी जो जातियां अपने आप को ऊंचा स्थान देने की मांग कर रही थी इस प्रकार से, और साथ ही साथ में कुछ उनके पास जो भी जिस तरह के तथ्य या जिस तरह के एविडेंसेस थे उन एविडेंसेस को शो करके उन्होंने ब्रिटिश सरकार के जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों में अपने आप को ऊंचा स्थान दिलवाने की भी कोशिश की। विद्वान यह महसूस करते हैं कि इस प्रकार की जो जातीय गणना है और आधिकारिक रूप से जातियों की प्रस्तुति का अभिलेख करने ने जाति संस्था के स्वरूप को बदल दिया। कैसे बदला? अब जो जातिगत पहचान है वो ज्यादा स्थिर हो गई और ज्यादा कठोर हो गई। यानी कि आपकी जो पहचान है वो कहीं ना कहीं एक परमानेंट जो पोजीशन है अधिक्रम में वो परमानेंट पोजीशन उसे मिल गई और वो और ज्यादा कठोर हो गई। तो जातिगत जो थोड़ा बहुत इस तरह की सामाजिक जो गतिशीलता की जो भी चीजें थी या जो भी उसके अवसर थे वो अवसर बहुत ही कम हो गए और जाति व्यवस्था और ज्यादा कठोर हो गई। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि औपनिवेशिक शासन द्वारा किए गए अन्य हस्तक्षेप और कानून भी जाति व्यवस्था पर अपना प्रभाव डालते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भू राजस्व व्यवस्था यानी जो रेवेन्यू की जो व्यवस्था थी, और कानून, ऐसे कानून जिन्होंने उच्च जातियों के रूढ़िगत जाति अधिकारों को मान्यता देने का काम किया। यानी अभी तक जो चीजें सोशल लेवल पर सोशल फैब्रिक के अंदर रूढ़िगत तरीके से हायर कास्ट को मिलती थी वो अब कानूनी तरीके से हायर कास्ट के तरफ जो है ज्यादा झुकी और कानूनी तौर पर उनके पास ये सारे अधिकार आ गए। उदाहरण के लिए अब ये जातीय सामंती वर्गों की बजाय आधुनिक अर्थों में भूस्वामी यानी जमीन के मालिक बन गए, और जमीन के ऊपर अथवा राजस्व या इसी प्रकार के जो नजराने हैं उन पर उनका दावा और ज्यादा स्थापित हो गया। क्यों? क्योंकि ऑन रिकॉर्ड अब वे कानूनन तौर पर उस तरह के जो भी लाभ हैं उनके ऊपर हक जता सकते थे, जबकि इससे पहले वो सामाजिक तौर पर उस चीज का दावा करते थे जिसमें कुछ पॉसिबिलिटी होती थी चेंजेस की। लेकिन जब एक बार वो चीजें रिकॉर्ड में आ गई, अभी लिखित हो गई और सरकारी रिकॉर्ड में चली गई, तो वो बहुत सारी जो चीजें हैं वो बहुत स्थिर हो गई। जो पहचान है, तो जातिगत जो पहचान है वो स्थिर हुई, और साथ ही साथ में जो सरकारी रिकॉर्ड हैं उन रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग कानूनन तरीके से उनके जो लाभ की स्थिति है वो लाभ की स्थिति हायर कास्ट के लिए और ज्यादा अच्छे से स्थापित हो गई।
इसके अलावा अगर हम देखें तो ब्रिटिशर्स ने एक और काम किया। औपनिवेशिक काल के अंतिम दौर में प्रशासन ने पद दलित जातियां, जिन्हें दलित वर्ग कहा जाता है, पद दलित से मतलब ये पैरों से रौंदी हुई जातियां, जिन्हें दलित वर्ग भी कहा जाता था। आज के समय पे भी जो दलित वर्ग है वो इन्हीं कास्ट से मिलकर बना है। इनके कल्याण में औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश सरकार ने रुचि ली और 1935 में भारत सरकार का अधिनियम एक पारित हुआ, जिसमें राज्य द्वारा विशेष व्यवहार के लिए निर्धारित जातियों और जनजातियों की एक सूची या अनुसूची को वैध मान्यता प्रदान की गई। यानी कुछ ऐसी कास्ट जिनको कुछ विशेष तरह के लाभ देने के लिए सरकार ने अनुसूचियां बनाई। अनुसूची मतलब शेड्यूल बनाए। और इसी तरह से आज के समय पे जो टर्म हम यूज करते हैं एससी कास्ट, तो एससी का जो मतलब है और एसटी, इनमें ये जो एस है इसका मतलब है शेड्यूल्ड, यानी कि ऐसी जातियां जो किसी सूची का हिस्सा है। और ये सूची कौन सी है? ये सूची भारत सरकार की सूची है, जो आज हमारे संविधान के अंतर्गत इन पर्टिकुलर जो कास्ट हैं और ट्राइब्स हैं, सोशल कास्ट, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, इनको विशेष व्यवहार या इनके कल्याण के लिए जो भी काम किए जाते हैं उसके लिए अधिसूचित की गई है। तो अधिसूचित का मतलब यही है कि उनकी एक लिस्ट बनाई गई, एक सूची बनाई गई। इसी से आए हैं अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित जातियां शब्द। जातीय अधिक्रम में जो जातियां सबसे नीचे थी उनके साथ सबसे अधिक भेदभाव भी बरता जाता था। और इससे संबंधित हमने पिछला एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने दलित थिंकर्स के बारे में बात की है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि किस तरह से जो ये अछूत जातियां हैं, निम्न जातियां हैं, इन्होंने एक लंबा स्ट्रगल किया सोशल लेवल पर अपनी जो भी रिकॉग्निशन है उसको पाने के लिए, और इनके साथ जो छुआछूत और भेदभाव बढ़ता जाता था उसको खत्म करने की तरफ जो उनका संघर्ष है। तो जातीय अधिक्रम में जो जातियां सबसे नीचे थी, जिनके साथ सबसे ज्यादा भेदभाव बढ़ता जाता था और जिनमें सभी तथा कथित अस्पृश्य यानी जिनको छुआ भी नहीं जाता है अछूत जातियां शामिल थी, उन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया गया। तो जो भी एससी कास्ट हैं, ये सारी कास्ट वो कास्ट हैं जो कि जातीय अधिक्रम में नीचे मानी गई है और इनका एक लंबे समय तक आर्थिक सामाजिक शोषण भी हुआ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो औपनिवेशिक काल था उसमें जाति की संस्था में अनेक आधारभूत परिवर्तन हुए, जाति ज्यादा कठोर हुई, जातिगत जो भी आपकी अस्मिताएं हैं वो और ज्यादा स्थिर हुई। सोशल साइंस ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।